आने वाले दिनों में आपको कुछ राज्यों पर निगाह रखनी होगी। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और अगले 3-4 सालों में इन राज्यों से जो राजनीतिक खबरें आएंगी, उसका सीधा असर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर पड़ेगा। मगर सबसे पहले कुछ चेहरों पर निगाह डालिए। जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे ने साबित कर दिया है कि असली शिवसेना कौन है, जिस तरह से कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के गठबंधन ने भाजपा के गठबंधन को धूल चटा दी है, उसका परिणाम ये हो रहा है दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस को ये कहना पड़ रहा है कि इस हार के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैं पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं। आदित्य ठाकरे अभी से ही कह रहे हैं कि अभी से ही हम जमीन की तरफ रुख कर रहे हैं। कहने को लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, मगर वो रुकने नहीं वाले हैं, क्योंकि एक ही साल के अंदर महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव हैं। और अभी से ही एक नाथ शिंदे कैंप के अंदर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। एक खबर आती है, जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं तो एक खबर आती है, और वो खबर ये कि एक नाथ शिंदे ग्रुप से जो सांसद जीत कर आए हैं, उनमें से कई लोग उद्धव ठाकरे के संपर्क में आ जाते हैं। वो जानते हैं कि जनता की जो पूरी सहानुभूति है वो उद्धव ठाकरे के साथ है। दूसरी तरफ अगर एनसीपी की बात करें तो अजीत पवार का लगभग सुपड़ा साफ हो गया है। अपनी जान बचाने के लिए, स्वार्थ के चलते वो भाजपा की गोद में जाके बैठ गए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए, मगर लोकसभा चुनावों में उनका सुपड़ा साफ हो गया। क्यों? क्योंकि जनता की सहानुभूति शरद पवार के साथ थी, सुप्रिया सुले के साथ थी। यहां पर भी जनता समझ गई थी असली एनसीपी कौन है। यानी कि महाराष्ट्र में 3 चीजें हुई हैं दोस्तों। पहली बात, असली एनसीपी कौन है ये प्रमाणित हो गया है, शरद पवार के साथ सहानुभूति। दूसरी बात, असली शिवसेना कौन है, यानी कि उद्धव ठाकरे। और तीसरी बात, कांग्रेस की वापसी हुई है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जो नतीजे आए हैं महाराष्ट्र में वो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। कांग्रेस को 13 सीटें मिली, उसके बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन को 9 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, एनसीपी शरद पवार फैक्शन को 8 सीटें, शिवसेना एकनाथ शिंदे फैक्शन को 7 सीटें और अजीत पवार की एनसीपी को सिर्फ एक सीट। जिससे पता चलता है कि महाराष्ट्र में अब असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है, और आने वाला विधानसभा चुनाव कौन जीतने जा रहा है। इस वक्त भाजपा गठबंधन के अंदर जबरदस्त खलबली है। देवेंद्र फडणवीस इस्तीफे की बात कर रहे हैं। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां। जी हाँ, ये हालत हो गई है। और इसीलिए अगर 1 साल के अंदर महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह पर अगर इंडिया गठबंधन को जीत मिल जाती है, तो आप सोच सकते हैं मोदी 3.0 की कितनी खराब शुरुआत होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर भी इंडिया गठबंधन, ये कहा जाए कांग्रेस को शानदार सफलता मिली है। इस वक्त भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, शैलजा, ये सभी एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। और वो तमाम लोग जो भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए थे, यानी कि चौटाला साहब, अब वो अलग हो गए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? भाजपा हरियाणा में भी कमजोर हो गई है। और हरियाणा में आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो जनादेश किसकी तरफ जाएगा, ये मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर महाराष्ट्र और हरियाणा के एक साथ चुनाव होते हैं, और अगर इन दोनों जगहों पर, इन दोनों अहम राज्यों में अगर इंडिया गठबंधन, ये कहा जाए कांग्रेस गठबंधन को जीत मिलती है, तो आप सोच सकते हैं कि मोदी 3.0 की शुरुआत कैसे होगी। तो पहला झटका यहीं पर लगेगा। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है ना, वो चुनावों में जीत पर निर्भर करती है। यानी कि भाजपा कोई चुनाव जीतती है, विधानसभा का चुनाव जीतती है, गोदी मीडिया में वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान शुरू हो जाता है कि ये प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है, मोदी जी जैसा कोई नहीं। मतलब सोचिए, अंदर पहले ही साल में वो अहम चुनाव हार जाते तो उसका क्या असर होगा। और बुरी खबर उसके बाद और आने वाली है, क्योंकि फिर बिहार में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, और आज से ठीक 3 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। बिहार और पश्चिम बंगाल की बात कुछ देर बाद करते हैं दोस्तों। अगर 3 साल बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, अखिलेश यादव, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों में गठबंधन को 43 सीटें दिलवाई हैं, वो आत्मविश्वास से सराबोर हैं।
वो कह रहे हैं कि मोदी 3.2 यानी मोदी जी को जो तीसरी पारी होगी वो इतनी आसान नहीं होगी। लगातार एक अस्थिरता बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी आइए सुनते हैं अखिलेश क्या कह रहे हैं। चुनाव का सवाल था। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। जनता ने अपने मुद्दों पे मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। जहां तक सरकार बनने का ना बनने का है, सरकारें बना करती हैं, सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। मुझे लगता है ये खुश करने की जो कदम चल रहे हैं, खुश करने के लिए जो फैसले हो रहे हैं, और सब गिनती का सवाल होता है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं लोग। हमें उम्मीद है कि जनता ने जो फैसला देश के सामने लिया है, संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र मजबूत हो, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी चीजें आप देखोगे कि लोग उनके लिए साथ खड़े दिखाई देंगे। अखिलेश के पक्ष में क्या जाते दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का रिवाइवल हो गया है। कांग्रेस में वापसी की है आधा दर्जन सीटें हासिल करके, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अदर कांग्रेस अखिलेश यादव को लोकसभा चुनावों में लगातार नीचे ले जाती रहती तो ये 43 सीटें संभव नहीं होती। और इसके अलावा एक और फैक्टर, बीएसपी की जो विश्वसनीयता है, खासतौर से मायावती जिस तरह से राजनीतिक तौर पर वो कदम उठा रही है जिससे भाजपा को मदद मिल रही है, इससे दलितों में उनका विश्वास कम हुआ है। यही वजह है कि मगीना से एक दलित नेता चंद्रशेखर जीत जाता है। चंद्रशेखर की जीत के साथ एक नए और बड़े दलित नेता का उदय हो रहा है दोस्तों। और ये जो नया दलित नेता है वो भाजपा के साथ नहीं है, कम से कम अब तक तो नहीं है। आगे कब होगा क्या होगा हम नहीं जानते। वो इस वक्त सेक्युलर ताकतों के साथ, धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ हैं। अब बात समझ रहे हैं, राज्य का जो दलित है वो बेशक अखिलेश यादव की तरफ ना देखे, मगर वो कांग्रेस की तरफ देख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने चुनावी सभाओं में बार बार कहा था कि अगर भाजपा को 400 सीटें आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण पर प्रभाव पड़ेगा। और ये उनकी कल्पना की उड़ान में थी, क्योंकि भाजपा के बड़े बड़े नेता 400 सीट हासिल करके संविधान को बदलने की बात कर रहे थे। यही वजह है कि दलित अब कांग्रेस की तरफ दोबारा देख रहे हैं। बहन मायावती से उनका मोह भंग हो रहा है। और क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊं, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको याद होगा दलितों में मायावती के उत्तराधिकारी थे जिनका नाम आताश आनंद था। आताश लगातार भाजपा पर हमला बोल रहे थे, मगर बहुत ही रहस्यमय तरीके से उन्हें चुनाव प्रचार से हटा दिया गया। यही नहीं दोस्तों, सीटों के बंटवारे में भी मायावती लगातार कई सीटों पर मुसलमानों को टिकट दे रही थी ताकि मुसलमानों का जो वोट बढ़ जाए। इनफैक्ट मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। इस आंकड़े के मुताबिक, जो बहुत शॉकिंग है दोस्तों, इस हवा को लिखिए, बीएसपी पोल्स मोर वोट्स देन विक्ट्री मार्जिन इन 16 यूपी सीट्स। आप जानते हैं इसका मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि कम से कम 16 उत्तर प्रदेश की सीटों में बीएसपी को जो वोट मिले उस स्टेज चलते समाजवादी पार्टी को हार मिली। इसी के चलते भाजपा इन सीटों में जीत पाई। अब सोचिए अगर बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ होती तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का तूफान जो है वो आता उत्तर प्रदेश में। 16 सीटें, गठबंधन को 43 सीटें मिली थी, इसमें आप 16 और जोड़ दीजिए, 16 और जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 43 + 10 53 और 53 + 6 59, कुल 59 सीटें गठबंधन को सकती थी अदर बीएसपी इंडिया गठबंधन के साथ होती। वो कौन सी सीटें हैं जिसमें मायावती में बीजेपी को फायदा पहुंचाया था? आपके स्क्रीन्स पर अकबरपुर, अलीगढ़, अमरोहा, बांसगांव, भदोही, बिजनौर, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर सीकरी, हरदोई, मेरठ, मिर्जापुर, मिश्रिख, फूलपुर, शाहजहांपुर, उन्नाव। इन तमाम सीटों पर बीएसपी ने एसपी गठबंधन को नुकसान पहुंचाया और बीजेपी को फायदा पहुंचाया। और यही
विधानसभा चुनावों में 2022 के विधानसभा चुनावों में हुआ। 100 से ज्यादा सीटें थी जहां समाजवादी पार्टी को बीएसपी की मदद से हार का सामना करना पड़ा था। जिस तरह से बीएसपी ने सीटों का बंटवारा किया, मगर अब बीएसपी का जो कोर वोट बैंक है वो इस पूरे तमाशे को देख रहा है। वो समझ रहा है कि दरअसल क्या खेला हो रहा है। यही वजह है कि इस बार बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली। यही वजह है कि बीएसपी का जो कोर वोटर है वो कांग्रेस और चंद्रशेखर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और अखिलेश यादव को ताकत दे रहा है। और कल्पना कीजिए दोस्तों कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत के बाद 2027 में अगर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में जीत मिल जाती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं पॉलिटिकल सोच किस तरह से बदल जाएगी। खुद ही मीडिया से ना निगलते बनेगा ना उगलते। वो मोदी मोदी में नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक के बाद एक चुनाव हारते रहेंगे। मगर उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले तो और चुनाव होंगे। बंगाल में इस वक्त आप ममता बनर्जी को छू नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि लोकसभा चुनावों में भी आप जानते हैं 20 से ज्यादा सीटें पीएमसी जीत कर आई। वो बंगाल जहां पर प्रशांत किशोर से लेकर कान जो चाटुकार थे भाजपा के, या तमाम एग्जिट पोलस्टर्स कह रहे थे कि भाई भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी बंगाल में, मगर हुआ नहीं। तो मान के चलिए कि ममता बनर्जी को दोबारा सफलता बंगाल में मिलेगी, क्योंकि बंगाल में भी जब चुनाव होगा तो उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख का मुद्दा बना दिया जाएगा। मगर समानांतर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी से सुबुगाहट है गुजरात लॉबी वर्सेस उत्तर प्रदेश लॉबी की। उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो इकाई है वो लगातार कह रही है कि जिस तरह से अमित शाह ने सीटों का बंटवारा किया उसका नुकसान जो है भाजपा को हुआ। इसीलिए अमित शाह का फरमान जो है वो नहीं चल सकता उत्तर प्रदेश में। यानी आने वाले दिनों में अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ का जो जंग है वो और बढ़ने वाली, और इसका फायदा अखिलेश यादव जरूर उठाएंगे।